बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ फंक्शंस। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में फंक्शंस का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को इस फंक्शंस के टॉपिक्स में कंफ्यूजन्स होती हैं। तो आज के ट्यूटोरियल्स में हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्रोग्रामिंग में फंक्शंस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और फंक्शंस को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कोड के अंदर जब हम फंक्शंस को लिखते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। Okay. First of all, introduction to functions. Introduction to functions a complex problem. जैसे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे पास, एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है। कम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदगी को। ठीक है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज ऑफ्टन easier to solve by dividing into a several parts. हम एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक पेचीदा प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि हम एक बड़ी प्रॉब्लम है उसके पार्ट्स में डिवाइड करने से मुराद ये है कि हम उसको फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि हमने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है, जिसमें हम 2 वैल्यूज़ को ऐड कर सकें, 2 वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकें, 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकें और 2 वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकें। यानी कि हमने 4 ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करवाने हैं। अब ये चारों ऑपरेशंस मैं मेन फंक्शंस के अंदर भी कोड कर सकता हूँ, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स वे में चला जाएगा। प्रोग्राम हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या फिर मुझे कुछ और फंक्शंस परफ़ॉर्म करने हैं, तो वो सारे का सारा कोड मुझे मेन के अंदर करना पड़ेगा। तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं ऐसा करूँ कि मैं सम के नाम से एक फंक्शन बना दूँ, एक सबट्रैक्ट के नाम का एक फंक्शन बना दूँ, एक मल्टीप्लाई के नाम से एक फंक्शन बना दूँ और एक डिवाइड के नाम से फंक्शन बना दूँ, ताकि जो इनके फंक्शंस का कोड है, जो इनकी फंक्शनैलिटी कोड है, वो सारा इनके फंक्शंस में आ जाए और मेन के अंदर हमें जो-जो चीज़ें चाहिए हम उसको ईज़िली डिस्क्राइब कर सकें। तो इसलिए हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं कि एक बड़े कोड को, एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं यूजिंग फंक्शंस। सो इसलिए हम फंक्शंस को अक्सर यूज़ करते हैं इन प्रोग्रामिंग, इन कोड एंड सी प्लस प्लस कोड। ओके, सेकंड स्टेप इज द दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। इसको हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से भी जानते हैं। यानी कि हम इस फंक्शंस को जब स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ओके, दीज पार्ट्स आर समटाइम्स मेड इनटू फंक्शंस इन सी प्लस प्लस और मेन फंक्शन देन यूज दीज फंक्शन टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम्स। ओके, होप्स हो कि आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन है फंक्शन का वो क्लियर हुआ होगा एक एग्जांपल की मदद से। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, हमें क्या फायदे होते हैं फंक्शन से। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हमने एक बेसिक कैलकुलेटर की एग्जांपल ली, तो हमने उसके 4 फंक्शंस थे, तो हमने चारों फंक्शंस के छोटे-छोटे फंक्शंस बना दिए सी प्लस प्लस के कोड में मेन बॉडी से बाहर। ओके, फंक्शंस सेपरेट द कंसेप्ट। फंक्शंस क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं कंसेप्ट को कि व्हाट इज डन फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन, हाउ इट इज डन। ओके, ऐसा कि मैंने अभी एग्जांपल में भी बताया कि हम सम के फंक्शंस को सेपरेट कर देंगे, उसके कंसेप्ट को सेपरेट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट के कंसेप्ट्स को सेपरेट कर देंगे, मल्टीप्लाई के कोड को अलग कर देंगे, उसका एक सेपरेट फंक्शन बना देंगे, डिवाइड का एक सेपरेट फंक्शन बना देंगे। तो इस तरह जो फंक्शंस के कंसेप्ट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे हमारे पास। ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज द फंक्शन मेक प्रॉब्लम इजियर टू अंडरस्टैंड। जो यूजर होता है उसके लिए कोड को अंडरस्टैंड करना, प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। उसे जब कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए वो पहले मेन बॉडी को स्टडी करता है, तो वहां पे उसको कुछ फंक्शंस कॉलिंग्स मिलती हैं। जैसे जहाँ पे वो फंक्शन कॉल होता है, फौरी तौर पे जो यूज़र है वो फंक्शन डेफिनिशन में आ जाता है। अब फंक्शन कॉलिंग क्या होती है और फंक्शन डेफिनिशन क्या होती है, इस दोनों पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब करूँगा। अभी जस्ट मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि फंक्शंस की मदद से प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ द फंक्शन कैन बी कॉल्ड सेवरल टाइम। ये जो कॉल्ड का लफ्ज़ है मैं इसको हाइलाइट करता हूँ। ये जो कॉल्ड का लफ्ज़ है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉल्ड कॉल्ड हम मैंने आपको कॉल करनी है, तो कॉल करूँगा तो डेफिनिटली कोई फंक्शन परफ़ॉर्म होगा, तो किसी फंक्शन को कॉल करूँगा। तो इसी तरह जब फंक्शन को आपने यूज़ करना होता है, फंक्शन को कुछ
परफॉर्म करने के लिए कहना होता है तो आप उसको कॉल करते हैं। तो फंक्शन को हम सेवरल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। अब कॉलिंग क्या होती है, कॉल कैसे करते हैं, इसको हम नेक्स्ट आगे जाके स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करके नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी कि हमने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाया जिसको हमने डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। सम फंक्शन, मल्टीप्लाई फंक्शन, डिवाइड फंक्शन एंड सब्ट्रैक्ट फंक्शन। अब मुझे 2 वैल्यूज़ को कोई 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ब 5 दफ़ा, पाँचों दफ़ा सेवरल टाइम फंक्शंस को मल्टीप्लाई के फंक्शन को कॉल करूँगा। दोनों वैल्यूज़ को भेजूँगा, वो मुझे उस फंक्शन को कॉल करूँगा फंक्शन के अंदर, और फिर वो मुझे व मल्टीप्लाई करके वैल्यू का आंसर बता देगा। तो सेवरल टाइम्स, तो मल्टीपल टाइम हम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इन अ सेम प्रोग्राम, अलोइंग द कोड टू बी रीयूज्ड। ठीक है? एक कोड को जैसे कि एक फंक्शन का सबट्रैक्ट का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, या मल्टीप्लाई के भी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई का हमने फंक्शन 5 दफ़ा परफॉर्म किया है, तो देखिए उसका कोड रीयूज़ हो रहा है बार-बार, ठीक है? जैसा कि एक ही कोड के अंदर अगर हम ये सारा काम मेन बॉडी में करते हैं, तो मेन बॉडी में पहले अगर हमने प्लस किया तो प्लस होगा, फिर दूसरी दफ़ा अगर दूसरा कोड माइनस का तो माइनस होगा, तीसरा कोड अगर थर्ड स्टेटमेंट सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर डिवाइड है तो डिवाइड होगा। लेकिन फंक्शंस क्या काम करते हैं, फंक्शंस हम उसको जितनी टाइम मर्जी कॉल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस। तो इसलिए फंक्शंस जो हैं वो सेवरल टाइम अकॉर्डिंग टू कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग यूज किए जा सकते हैं और अलोक किए जा सकते हैं, मल्टीपल टाइम रीयूज होता है उसके अंदर कोड। सो होप सो के गाइड्स आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, next move, C++ allows the use of both internal and external functions। अब functions को की दो टाइप्स होती हैं जो हमें अलो की जाती हैं। एक इंटरनल फंक्शन होता है और एक एक्सटर्नल फंक्शन होता है। व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फंक्शंस? एक्सटर्नल फंक्शन उन फंक्शंस को कहा जाता है जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। एक्सटर्नल फंक्शंस को दूसरा नाम है बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वो फंक्शंस जो कोड प्रोग्रामिंग के सी प्लस प्लस के अपने फंक्शंस हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल एबीएस, सेल, रैंड, स्क्वायर रूट, ईटीसी वगैरह आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू अ स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी। तो इनके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है। जैसा कि सी इन और सी आउट का एक फंक्शन परफॉर्म करवाना है हमने, तो सी इन इज अ सेपरेट फंक्शन एंड सी आउट इज अ सेपरेट फंक्शन। तो दोनों फंक्शंस किस लाइब्रेरी से रन हो रहे होते हैं? आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी से। तो इट्स मीन कि ये बिल्ट इन ऑलरेडी अवेलेबल होती है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और इसी तरह एसटीडी स्टैंडर्ड लिब लाइब्रेरी भी हमारे पास अवेलेबल होती है। मैथ मैथ के टैन, कॉस, साइन, ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मैथ की लाइब्रेरी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन मीन जो पहले से लोड होते हैं मेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल फंक्शंस आते हैं। इंटरनल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, मैंने भी बताया कि इंटरनल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो यूजर डिफाइंड, जैसा कि यहाँ पे भी अगर हम देखें, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल फंक्शंस हैं वो कौन से फंक्शंस होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। और जो एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस का काम कर रहे होते हैं। वो फंक्शंस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं, यानी कि ऑलरेडी वहां पे पहले से मौजूद होते हैं। उसके अपने जो फंक्शंस होते हैं उनको हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। लेकिन जो इंटरनल फंक्शंस है वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन। व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन? यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम से ही क्लियर किया जा रहा है, इसको नेम से ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन जिनको हम खुद अपने लिए बनाते हैं। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल ली कि हमने एक मिनी कैलकुलेटर बनाना है, एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है, जिसके लिए मैंने 4 फंक्शंस परफॉर्म किए, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, तो इसी तरह अब हम जो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, तो उस वो फंक्शन बनाने के लिए हमें इन 4 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अब ये 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए। ओके, अब ये 4 चीजें अगर आपने अंडरस्टैंड कर ली तो आप
आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना आ जाएगा। यानी कि आप फंक्शंस कोड के अंदर फंक्शंस बनाने आपको आ जाएंगे। सो ये 4 पॉइंट्स जो हैं, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर फंक्शंस। डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड स्टेटमेंट। इंक्लूड स्टेटमेंट मीन कि हमने ऊपर जो जिस फंक्शन को यूज करना है उसके ऊपर हेडर फाइल ऐड करनी है। जैसा कि आईओ स्ट्रीम, ठीक है, मैथ डॉट एच, उसके अलावा हमने ऊपर और बहुत सारी हेडर फाइल्स ऐड की होती हैं, तो इंक्लूड स्टेटमेंट सबसे पहले आएगी। सेकंड वन इज द प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको हम फंक्शन रेफरेंस भी कहते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप मीन जो फंक्शन हम बनाएंगे हम उसकी प्रोटोटाइप मेन से ऊपर देते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोटोटाइप फंक्शन मेन के नीचे बना रहे हैं, यानी कि मेन फंक्शन से हम नीचे, मेन फंक्शन की जहां पे ब्रैकेट क्लोज हो रही है उसके बाद अगर हम फंक्शन बना रहे हैं, तो हम कहें उसकी फिर हमें प्रोटोटाइप देंगे कहाँ पे, मेन बॉडी से ऊपर। ओके, तो प्रोटोटाइप इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस कंडीशन में कि अगर फंक्शन हम कहाँ पे बना रहे हैं, मेन बॉडी के बाहर नीचे, तो हमें उसके मेन बॉडी से ऊपर एक प्रोटोटाइप देनी पड़ेगी जिसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। ओके, मेन फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर हमारी फंक्शन कॉलिंग होती है। ठीक है, मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर हमने फंक्शन को कॉल करना होता है। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया मेन बॉडी के बाहर, ठीक है, और मुझे अब उसको कॉल करना है, तो वो कॉल मैं मेन बॉडी के अंदर से करूंगा। ओके, अब उससे हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। देन लास्ट वन इज द फंक्शन डेफिनेशन। अब जो है अगेन मैंने एक लफ्ज बोला था, हम फंक्शन बना रहे हैं, वो फंक्शन बनाने को हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। सो किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए हमें इन 4 पॉइंट्स को लाजमी मत ख्याल रखना पड़ता है। फर्स्ट इज द इंक्लूड स्टेटमेंट, सेकंड इज द फंक्शन प्रोटोटाइप, थर्ड इज द मेन फंक्शन, एंड फोर्थ इज द फंक्शन डेफिनेशन। ओके, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन डेफिनेशन में कहाँ पे होती है? मेन बॉडी के बाहर। अब मेन बॉडी से अगर ऊपर होगी तो हमें प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट फंक्शन को डेफिनेशन करनी है। लेकिन अगर मेन बॉडी के बाहर नीचे है, तो मेन बॉडी से नीचे हम फंक्शन की डेफिनेशन तो कर देते हैं, लेकिन हमें उसकी फिर प्रोटोटाइप देनी पड़ती है मेन बॉडी से ऊपर। ओके, सो हम अभी ये अंडरस्टैंड करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन होती कैसे है। फंक्शन की डेफिनेशन में सबसे पहले गाइस हमारे पास आता है टाइप। आती है टाइप। टाइप क्या होती है? फंक्शन जैसे आप वेरिएबल की एक टाइप होती है, इसी तरह फंक्शन की भी एक टाइप होती है। जैसे कि इंट, फ्लोट, वाइड। वाइड भी एक फंक्शन की टाइप होती है। इंट होती है, हो सकती है फ्लोट, हो सकती है कैरेक्टर, हो सकती है। तो इस तरह हमारे पास जो टाइप होगी वो फंक्शन टाइप कहलाएगी। फिर उसके बाद फंक्शन का नेम लिखना है हमने। फंक्शन का नेम मीन हमने कोई भी फंक्शन का नाम रख सकते हैं, हम ए बी सी डी ए, कुछ भी एक्स वाई जी आप अपने नाम से रख सकते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा, एक हमने एग्जांपल ली जिसमें हमने सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड लिया, तो इसी तरह हम सम का एक फंक्शन बना रहे हैं तो सम नाम रख लें, सी यू एम। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास एक ब्रैकेट आती है। ये ब्रैकेट जाहिर करती है, ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये कोई ना कोई फंक्शन है। तो ये ब्रैकेट, ये जो आपको स्मॉल ब्रैकेट नजर आ रही है, इसको हम यूज करते हैं फॉर अ फंक्शन। और हमारे फिर उसके बाद हम एक करली ब्रैकेट से फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करते हैं और करली ब्रैकेट से ही बॉडी को क्लोज कर देते हैं। ओके, यहां तक है फंक्शन डेफिनेशन। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा नजर आ रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, पैरामीटर लिस्ट। तो व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके डिस्कस करेंगे। सो फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि फर्स्ट इज द टाइप, एंड सेकंड इज द फंक्शन नेम, एंड थर्ड इज द फंक्शन बॉडी। तो फंक्शन की बॉडी क्या है, यहां से स्टार्ट होगी और यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और दिस वन इज द फंक्शन स्टेटमेंट्स। ओके, हम जो कोड करेंगे आप फंक्शन का वो इस बॉडी के अंदर करेंगे। ओके, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे मेंशन है। अगर हम यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो कुछ एग्जांपल को हम इस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अभी कहा, तो फंक्शन की डेफिनेशन में सबसे पहले क्या आता है? डेटा टाइप। फिर उसके बाद एक नेम आता है। हमने यहाँ पे क्या नाम रखा? फंक्शन नेम एब्सोल्यूट। और उसके अंदर हमने इंट एक्स पास की है जो कि एज अ पैरामीटर है। अब ये पैरामीटर क्या चीज होती है इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाके आपको बताऊंगा। ओके,
फिर हमने फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट किया और फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर दिया। अब ये जो स्टेटमेंट इसके अंदर परफॉर्म हो रही है, ये इस फंक्शन का कोड है, यानी कि इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसको रेस कर देता हूं ताकि हमें आने वाली स्लाइड में कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ओके गाइस, फंक्शन कॉलिंग, अब आपने फंक्शन डेफिनेशन सीख चुके हैं आप। अब हम चलते हैं फंक्शन कॉलिंग, और फंक्शन कॉलिंग में मैंने क्या बताया था प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पे कि फंक्शन कॉलिंग कहाँ पे होती है, इस मेन फंक्शन में होती है। मेन फंक्शन तो आपको पता होगा क्या होता है। वो मेन फंक्शन जहाँ पे हम सब कुछ कोड को राइट अप करते हैं, कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है प्रोग्रामिंग के जरिए, हम वो सारा कुछ मेन में लिखते हैं। लेकिन अब फंक्शन कॉलिंग भी मेन में होती है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे भी एक लफ्ज बताया था, कॉल्ड, यानी कि ये कॉल्ड का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितनी दफा हमें किसी फंक्शन को कॉल करना है तो हम कहाँ से कॉल करेंगे, मेन बॉडी बॉडी से कॉल करेंगे। सॉरी, हम कहाँ से कॉल करेंगे, मेन बॉडी से कॉल करेंगे। ओके, अब फंक्शन कॉल हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स। तो फंक्शन कॉलिंग करने का भी एक सिंटैक्स होता है। उस सिंटैक्स में सबसे पहले फंक्शन का नेम आता है। क्या आता है, फंक्शन का नेम। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन कॉलिंग में सबसे पहले फंक्शन का नेम आता है, जिस फंक्शन को कॉल करना है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमने पीछे फंक्शन डेफिनेशन में क्या रखा, फंक्शन का नाम एब्सोल्यूट। तो इसी तरह हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो एब्सोल्यूट से ही करेंगे। जैसे कि एक मिसाल हम लेते हैं, मैंने अपने छोटे भाई को कॉल करना है, तो मैं उसको उसके नाम से कॉल करूंगा। इसी तरह क्योंकि वो उसके नाम से कॉल करूंगा तो वो उसी को कॉल की जाएगी, यानी कि वो उस पर्सन को कॉल की जाएगी। ठीक है, अगर मैं उसको किसी और नाम से कॉल करूंगा, मैं तो उसको कॉल कर रहा हूँ लेकिन उस कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम कम कोड में बात कर रहे हो, कोड कर रहे होते हैं फंक्शंस का, तो हमने जब फंक्शन कॉलिंग करनी है तो हमने जो फंक्शन डेफिनेशन जिस नाम से की है, हमने फंक्शन कॉलिंग भी उसी नेम से करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से नेम नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को का नाम वही रखेंगे, उसी फंक्शन नेम से कॉल करेंगे जो कि हमने फंक्शन डेफिनेशन में रखा। ओके, उसके बाद ब्रैकेट आएगी, स्मॉल ब्रैकेट आएगी, और ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट लिस्ट। ये आर्गुमेंट का लफ्ज क्या है, इसको भी मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। ओके, आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है, अभी मैंने एक पॉइंट पीछे आपको बताया जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, और एक पॉइंट ये बता रहा हूँ। एक पैरामीटर लिस्ट का पॉइंट था और एक आर्गुमेंट लिस्ट का पॉइंट था। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स क्या है। अभी ये कंसिडर करें कि ये खाली ब्रैकेट है। ओके, ओके, उसके बाद एग्जांपल अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट, फंक्शन का नाम, और ये ब्रैकेट और टर्मिनेटर। ठीक है, ये 5 को भी स्किप कर दें। ये क्या चीज है, इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो इक्वल होगा डिस्टेंस के। ओके, और वो उसके टाइप क्या है, इंट। गॉट इट। तो इस तरह फंक्शन कॉलिंग होगी मेन में। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले फंक्शन डेफिनेशन को स्टडी किया, फिर हमने फंक्शन कॉलिंग को डिस्कस किया। अब वहां पे दो पॉइंट हमें मिले, एक फंक्शन पैरामीटर मिला, सॉरी पैरामीटर लिस्ट मिली, और एक हमें आर्गुमेंट लिस्ट मिली। और मैंने आपको कहा कि मैं आगे जाके इसको एक स्लाइड में प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगा। सो वो स्लाइड अब आ चुकी है। तो हम आर्गुमेंट और पैरामीटर को डिस्कस करते हैं, ये दोनों क्या चीजें होती हैं। ओके, जब हम ओके, इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले कुछ एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आर्गुमेंट और पैरामीटर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट तब दिए जाते हैं जब आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग कहाँ पे होती है, मेन बॉडी में। तो मेन बॉडी के अंदर जब आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो वहां पे आप उसको आर्गुमेंट देते हैं, यानी कि उस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू देते हैं वो आर्गुमेंट कहलाती है। ओके, और पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब आप फंक्शन डेफिनेशन कर रहे होते हैं तो आप उस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज देते हैं, जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। ओके, अब मैं जरा वापस चलता हूँ प्रीवियस स्लाइड में। आप यहाँ पे देखिएगा फंक्शन डेफिनेशन में। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या काम कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं आपको गाइड करूं गाइस, तो देखिए। ओके,
यहाँ पे देखिए हमने एक फंक्शन डेफिनेशन में इंट एक्स लिखा है, तो इंट एक्स इज़ अ पैरामीटर, ठीक है? क्योंकि ये फंक्शन डेफिनेशन में जब होगी बात तो फंक्शन डेफिनेशन में जो लिखा जाएगा कोई वेरिएबल तो वो पैरामीटर कहलाएगा। लेकिन ऐसे ही सेम एज़ इट इज़ अगर हम नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट स्लाइड में फंक्शन कॉलिंग में, तो यहाँ पे ये जो है 5 ये क्या है? आर्गुमेंट, ओके? तो जब फंक्शन कॉल होता है तो उस ब्रैकेट में जो डाटा होगा वो आर्गुमेंट कहलाएँगे और जब फंक्शन डेफिनिशन होगी और उस ब्रैकेट के अंदर जो डाटा होगा वो पैरामीटर्स कहलाएँगे। गॉट इट? तो यहाँ पे अगर हम डेफिनिशन को स्टडी करें तो यही पॉइंट लिखा है one to one cross pending distance between the argument in the function call and the parameter in the function definition. ओके, अब एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। ओके, ओके गाइस, इंट एग्जांपल क्या है? इंट इज अ डाटा टाइप, आर्गुमेंट एक वेरिएबल है, डबल इज एक डाटा टाइप है और आर्गुमेंट एक वेरिएबल है, यानी कि दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2 और ये दोनों मेन फंक्शन में है। ओके, ये यहाँ से मेन फंक्शन शुरू हुआ है और अब आगे तक चल रहा है, यानी कि यहाँ तक चलेगा। अच्छा, तो आगे क्या है? रिजल्ट इज इक्वल टू द फंक्शन नेम और जब आपको ये दो ब्रैकेट्स मिल जाएंगी, यानी कि ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट मिल जाएगी, जिसका मतलब है ये कोई ना कोई फंक्शन है। ओके, अब एक फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ से, फंक्शन कॉलिंग हो रही है जिसका नाम क्या है? द फंक्शन नेम और उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2। तो दो आर्गुमेंट, अब आर्गुमेंट 1 के पास क्या वैल्यू है? जो हम वैल्यूज को देंगे और आर्गुमेंट 2 के पास वो वैल्यू होगी जो हम आर्गुमेंट 2 को देंगे। तो इट्स मीन कि यहाँ से दो वैल्यूज जो हैं वो पास हो रही हैं। किसके पास? द फंक्शन नेम के पास। तो कहीं ना कहीं फंक्शन नेम जब कॉल हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन भी हुई है और डेफिनेशन कहाँ पे होती है? मेन बॉडी से बाहर होती है। तो हम मेन बॉडी से बाहर आके चेक करेंगे कंपाइलर कि कोई है जिस द फंक्शन नेम के नाम से? जी बिल्कुल है, जिसकी डाटा टाइप क्या है? इंट है और द फंक्शन नेम उसका नाम है और एक ब्रैकेट आगे फंक्शन ब्रैकेट लगी है और उसके अंदर दो पैरामीटर आ रहे हैं। अब पैरामीटर यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को देखिए, यहाँ से दो वैल्यूज आ रही थी ना जब फंक्शन कॉलिंग हो रही थी। तो इसी तरह जब पैरामीटर फंक्शन कंपाइलर फंक्शन डेफिनेशन के पास आएगा तो वहाँ पे भी उसको 2 पैरामीटर मिलेंगे जो इन दोनों वैल्यूज़ को रिसीव कर रहे होंगे। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर में सेव हो जाएगी और सेकंड आर्गुमेंट सेकंड पैरामीटर में सेव हो जाएगा। होप सो कि आपको ये पॉइंट गेट हुआ होगा। ओके, मैं यहाँ पे एक मिसाल लेके इसको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम कोई चीज़ किसी के घर भेजते हैं, तो भेजने वाला कौन है? आर्गुमेंट और रिसीव करने वाला कौन है? पैरामीटर। इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यू भेजी जाती हैं फंक्शन कॉलिंग के दौरान वो आर्गुमेंट्स होती हैं, जो वैल्यूज़ रिसीव करने वाला होता है डेफिनेशन में वो पैरामीटर होता है। ओके गाइस, सो ये कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपको। हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू एक एक और एग्जांपल है। इसको स्टडी करने के बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है। तो इस एग्जांपल को जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर हम अपनी थर्ड फंक्शन डिक्लेयर करने की यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम थर्ड पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर जाएँगे। तो हम पहले एक एग्जांपल को देख लेते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जांपल जल्दी से देखें तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और इंट डाटा टाइप। इंट एक क्या है? डाटा टाइप है। ओके, और उसके अंदर कौन-सा वेरिएबल स्टोर है? एब्सोल्यूट, ओके। और आगे ब्रैकेट है और इंट है। अब ये एक नई चीज़ है आपके लिए। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। मेन डायरेक्ट इसके बाद मेन बॉडी आ जाती थी। अब इसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, आर फॉर एब्सोल्यूट फंक्शन। और फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है? क्या अभी मैंने पीछे बताया कि फंक्शन प्रोटोटाइप हम तब डिक्लेयर करते हैं जब फंक्शन डेफिनेशन मेन बॉडी से नीचे हो। ओके, यानी कि देखिए मेन बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ से। ओके, और कहाँ पे क्लोज हो रही है मेन बॉडी? यहाँ पे। तो इसके बाद ये एक फंक्शन डेफिनेशन हुई हुई है। तो ये फंक्शन डेफिनेशन मेन बॉडी से नीचे है ना, तो जब मेन बॉडी से नीचे फंक्शन डेफिनेशन हो, तो फिर हमें इसके नाम से एक ऊपर प्रोटोटाइप डिक्लेयर करनी पड़ती है। इंट एब्सोल्यूट ब्रैकेट और फिर इंट। ओके, इसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन रेफरेंस। तो इसलिए अगर हम ये डेफिनेशन यहाँ पे नीचे ना करें मेन बॉडी से,
हम मेन बॉडी से डायरेक्ट ऊपर ही इसे डेफिनेशन करते तो फिर हमें प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं होती। तो गाइज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम प्रोटोटाइप को ऊपर डिक्लेयर करते हैं, डेफिनेशन ऊपर मेन बॉडी से करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करती है, अगर मेन बॉडी के बाद करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है फंक्शन। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन नॉलेज। फंक्शन टॉपिक में के नॉलेज के हवाले से ये बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि हमने कैसे इसके ऊपर वर्क करना है। ओके, आगे चलें तो मेन बॉडी इंट मेन, तो प्रोटोटाइप आपको क्लियर हो चुकी है, ये प्रोटोटाइप है। आगे मेन बॉडी शुरू हो गई। इंट नम एंड आंसर, दो वेरिएबल डिक्लेयर है, एक नम डिक्लेयर है और एक आंसर डिक्लेयर है। सी आउट, एंटर एन इंटीजर 0 to स्टॉप। हमने नम की वैल्यू यूजर से ले ली, हमने नम की वैल्यू यूजर से ले ली। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया num 3, तो नम की वैल्यू क्या हो गई 3। ओके, अब आगे एक वाइल लूप लगा हुआ है। वाइल लूप नम क्या है 3 और नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन ट्रू और नॉट ट्रू, कंडीशन क्या है ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर कहां पे आएगा, इधर आएगा। कंपाइलर जब इधर आएगा तो उसको आंसर इक्वल टू एब्सोल्यूट और आगे फिर ब्रैकेट मिलेगी। जब ये ब्रैकेट कंपाइलर देखे वो समझ जाएगा ये कोई ना कोई फंक्शन है। और कौन सा फंक्शन है, एब्सोल्यूट का फंक्शन है। और ये क्या वैल्यू लेके जा रहा है, किसकी वैल्यू लेके जा रहा है, नम की। तो नम क्या है इस टाइम पे 3, तो 3 लेके किसके पास जा रहा है, फंक्शन डेफिनेशन के पास। जैसे ही फंक्शन कॉलिंग देखा कंपाइलर ने तो वो मूव ऑन कर गया किसके पास, फंक्शन डेफिनेशन के पास। फंक्शन डेफिनेशन इसकी ये हुई है कहाँ पे, मेन बॉडी से बाहर। तो मेन बॉडी के बाहर यहाँ पे एब्सोल्यूट नाम से एक डेफिनेशन हुई है, जो कि यहाँ पे फिर वो वैल्यू रिसीव हो रही है एज अ पैरामीटर। ठीक है, कौन सी वैल्यू हम पास आउट कर रहे थे 3, नम की वैल्यू, तो वो कहाँ पे रिसीव हो रही है यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू अब क्या हो गई फिर 3। तो अब देखें 3 वैल्यू हो गई, अब कंपाइलर इस ब्रैकेट से एंटर हो गया। ब्रैकेट से एंटर होने के बाद इफ x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कर देगा दोबारा x की वैल्यू। यानी कि अब x की वैल्यू 3 थी तो रिटर्न कहाँ पे हो गई, यहाँ पे इस फंक्शन के पास वापस वैल्यू आ गई 3। तो वो 3 किसको साइन हो जाएगी अब, आंसर को। तो आंसर की वैल्यू क्या होगी अब 3। तो सी आउट, नेक्स्ट कंपाइलर फिर यहाँ पे आ गया, सी आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम। तो नम की वैल्यू सी आउट कर देगा, क्या है वो 3, इज आंसर 3, यानी कि आंसर की अगेन वैल्यू 3 है। तो इज 3 एंड एल का मतलब है न्यू लाइन। और सी इन फिर अगेन जो है नम की वैल्यू गेट होगी, और नम की वैल्यू अब यूजर ने फॉर एग्जांपल एंटर कर दी 0। ठीक है, तो 0 एंटर की तो कंपाइलर फिर लूप लूप रिपीटेडली वर्क करता है। मेरा एक ट्यूटोरियल लूप्स के ऊपर भी है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप के ऊपर ट्यूटोरियल्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगेन अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया num 0, तो num 0, तो अब num लेस नॉट इक्वल टू 0, तो नम नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो कंडीशन ट्रू हो गई है तो इट्स मीन के हम क्या करेंगे फिर इसको, इक्वल है ना, नॉट इक्वल से क्या मुराद है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन जब ट्रू हुई तो ये कंपाइलर इसको क्रॉस कर देगा और नेक्स्ट मूव टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर अगर कुछ स्टेटमेंट होगी तो उनको रन कर देगा। तो ये एक फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल थी जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। होप सो गाइस आपने अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगेन इसको रेज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन से बचाया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें तो पुरानी स्लाइड्स का डाटा हम रिमूव कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप मैं प्रीवियस एग्जांपल में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। द फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर द इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन। और कैसे डिक्लेयर होती है, पहले टाइप आती है, फिर फंक्शन का नेम आता है जिस नाम से नीचे फंक्शन डेफिनेशन हुई होती है, और फिर ब्रैकेट में फंक्शन लिस्ट इंट। ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखिए, जो कि ये प्रीवियस स्लाइड में भी हमारे पास मेंशन थी, लाइक दिस। ओके, तो फंक्शन प्रोटोटाइप के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जरा इनको स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द फंक्शन डेफिनेशन कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। कह रहा है फंक्शन डेफिनेशन हम किसी भी जगह पे कर सकते हैं। मेन बॉडी से ऊपर कर सकते हैं, मेन बॉडी के बाहर कर सकते हैं, मेन बॉडी के नीचे कर सकते हैं, आफ्टर द प्रोटोटाइप। ओके, इफ द फंक्शन डेफिनेशन इज प्लेस्ड बिफोर मेन,
कह रहा है अगर फंक्शन की डेफिनिशन हम कहाँ पे करते हैं बिफोर मेन, मेन के बाद में सॉरी मेन के पहले, तो देयर इज़ नो नीड टू इंक्लूड फंक्शन प्रोटोटाइप। मैं तब से गाइस यही आपको पीछे भी स्लाइड्स में अंडरस्टैंड गाइड कर रहा हूँ। अगेन एंड अगेन ये नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जब कोई फंक्शन डेफिनिशन मेन बॉडी से पहले होती है, तो उसके लिए हमें किसी प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं होती। और अगर मेन बॉडी के बाद होगी, नीचे पॉइंट में वही लिखा है, if function definition is placed after main function, there is no need to include its function prototype. Okay, there is need to include, हमें जरूरत होगी जब मेन फंक्शन के बाद फंक्शन डेफिनेशन होगी, तो फिर हमें प्रोटोटाइप की नीड होगी, जरूरत होगी। सो गाइस होप सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगेन एक एग्जांपल है, तो हम इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं और अपने टाइप टॉपिक को क्लोज करते हैं। ओके, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। अगेन अब देखिए यहाँ पे फंक्शन की प्रोटोटाइप फंक्शन डेफिनेशन मेन से पहले है। ठीक है, आपको अगर मैं हाईलाइट करके बताऊं तो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन जो है वो मेन से पहले है, ठीक है? यानी कि मेन कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। तो फंक्शन डेफिनिशन पहले है, तो अब हमें किसी प्रोटोटाइप के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने कोई प्रोटोटाइप एंटर नहीं की यहाँ पे। इसलिए फंक्शन जब पहले पहले डिक्लेयर किया जाता है, तो हमें किसी किस्म की फंक्शन की डेफिनिशन की ज़रूरत फंक्शन प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं होती। बाकी सेम एग्ज़ाम्पल प्रीवियस वाली है, जो कि हमने अभी प्रीवियस एक स्लाइड में डिस्कस की है। होप सो स्टूडेंट्स गाइज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर बाकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बाकी टॉपिक्स अरेज, स्ट्रिंग्स, लूप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, सेक्शन स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल में मौजूद है। आप उसको उन ट्यूटोरियल्स को देख के अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन है। अदरवाइज़ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। Thank you so much. Jazakallah khair.